यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नई राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो यदि हम ये मानचित्र 1 देखें तो इसमें दिखलाए गए हैं गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमानों, चौहानों का स्थान निर्धारित कीजिए। और इसमें और भी दिखाए गए हैं जैसे कि अनरटा, मुल्तान के अरब, यहाँ पर कामरूप, उत्कल, कलिंगा। इस तरह से ये वाली जो हैं वो हैं परिवर्तनशील सीमाएं, ये जो दिखाई गई हैं। तो आज इसमें हम वीडियो में मेनली जानेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। तो ये सामंत क्या करते थे? राजा या स्वामी के लिए उपहार ले जाते थे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का अर्थ है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे कि राजा का हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इनके अंडर में काम करते थे पहले राष्ट्रकूट, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है इसका सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, यदि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो भी वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। जो ये कदम मयूर शर्मन है और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र हैं, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने तो राजस्थान में और कदम मयूर शर्मन ने कहाँ पर? कर्नाटक में अपने राज्य स्थापित किए। अब यहाँ पर ये एक चित्र है जिसमें ये नरसिंह अवतार है विष्णु भगवान का। एलोरा की गुफा 15 का ये चित्र है, भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब कि 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, यानी सत्ता को इन लोगों के साथ वो बांटते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों मतलब किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो जो किसान, पशुपालक और कारीगर होते थे, ये जो प्रोडक्शन करते थे, उत्पाद थे, उनको त्यागने, कुछ हिस्सा उनका त्यागने के लिए इसको
इनको मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब यहाँ पर क्या थे, 400 कर थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर जो है वो है बेट्टी। बेट्टी क्या है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, और ये प्राय क्या होती थी, वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो ही इन ओहदों पर होते थे, मतलब जो फैमिली इन कामों को पहले से करती आ रही थी वो ही वंशानुगत इसको करती थी। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, ये हमारा टॉपिक है आज। इसमें प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो जो प्रशस्ति होती थी वो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची होती थी, और ये वो ब्राह्मण थे जो कि प्रशासन में मदद करते थे। तो प्रशस्तियों से हमें ये पता चलता है कि शासक खुद को किस तरह से दर्शाना चाहता था, जैसे कि अपने को शूरवीर या विजय योद्धा किस रूप में वो दर्शाना चाहता था। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जब वो राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, बनवासी, तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करके उनको पुरस्कार देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये जो ताम्र पत्र हैं उसमें अभिलिखित हैं, और ये जो भूमि पाएंगे ब्राह्मण उनको दिए जाएंगे। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में ये पत्र, ये जो कड़ी हैं इनमें पत्र जुड़े हैं, उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह
इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो कलहण ने रचा था ये संस्कृत काव्य 12वीं शताब्दी में, और कश्मीर के जो शासन करने वाले राजाओं थे उनका इतिहास ये बताता है। कलहण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक पर्टिकुलर क्षेत्र था, वहाँ पर राज करते थे। उसके अलावा जो और क्षेत्र होते थे वहाँ पर भी वो राज करने का प्रयास करते थे या नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो कौन कौन लड़े थे कन्नौज नगर के लिए? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, क्योंकि 3 थे इसमें संघर्ष करने वाले। इसलिए जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था कि जितने बड़े मंदिर होंगे जिस शासक के क्षेत्र में, वो उतना ही उसके पास ज़्यादा सत्ता है और संसाधन है, ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयास होता था। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, अफ़गानिस्तान में जो गजनी जगह है वहाँ का सुल्तान था, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। सुल्तान कौन है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल वरूनी नामक एक विद्वान को उस उपमहाद्वीप का, जो ये महाद्वीप है, उसका लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। किसको? अल वरूनी को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताब अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल वरूनी ने इस तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। इसके लिए युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान कहाँ पर शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी।
चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। राज्य नज़दीक से एक नज़र। ये यहाँ पर जो नक्शा दिखाया हुआ है उसमें ये परिवर्तनशील सीमाएं दिखाई हुई हैं। मानचित्र 2 में चोल राज्य और उनके पड़ोसी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है यह है उरैयूर, चोल, कोच्चि, गंगाबादी, गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, मदुराई, पांडवन। तो उरैयूर से तंजावुर तक, उरैयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी कावेरी डेल्टा में। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब यहाँ के जो भव्य मंदिर हैं और कांस्य मूर्ति कला, ये इनकी स्पेशल थी। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं, ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है ये। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। ये यहाँ पर दिखाई गई है कांस्य की प्रतिमा। एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है इस पर गौर कीजिए। अब आता है अगला, कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है।
तो यहाँ पर ये कावेरी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी की खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये यहाँ है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इसी तरह के गांव में समूह को, जो इस तरह के गांवों के समूह थे, उनको कहा जाता था नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो नाडु के कामकाज को कौन देखता था? बेल्लाल जाति के धनी किसान। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो मूवेंद वेलन क्या था? जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता था, ये क्या था? किसान। अरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी। तो ये उपाधियां किनको दी गई हैं? धनी भूस्वामियों को, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। अब यहाँ पर भूमि के प्रकार हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया जाता है, जैसे वेलन बगाई, ये है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। अगला है ब्रह्मदेय, यह है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अगला है शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान और तिरुनमट्टुकनी, यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और अगला है पल्ली चंदम, यह है जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम क्या था? ज्ञात व्यापारियों के संघ। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उस बर्तन में चिट रख दी जाती थी, फिर एक बच्चे को कहा जाता था कि समिति के लिए इसमें से टिकट निकालो। अभिलेख और लिखित सामग्री।
उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुई झोंपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्ला को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों के पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाए हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। क्या इस पूर्वी में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? तांग वंश के युग का चीन में अन्यत्र का दिखाया गया है। यहाँ पे चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है? तो ये हमने आज यहाँ पर पढ़ा नए राजा और उनके राज्य में चोल साम्राज्य के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।